सो हे फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक अगेन। नाउ आज स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रोनाउंस बेस्ड एमसीक्यू। एज आई प्रॉमिस कि चैप्टर जैसे खत्म होगा इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं टॉप 50 क्वेश्चंस में लेके आया हूं। सो अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को करते हो तो आपके चैप्टर्स तो कंप्लीट होंगे ही होंगे, आपका फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग होगा। और इंग्लिश एज यूजुअल मैं हमेशा बताता हूं भाई, इसको सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है। जरा सोचो कि कल को अगर 1% चांसेस हो कि जॉब ना लगे, बिकॉज पॉसिबिलिटीज इस कॉम्पिटेटिव एरा में कुछ भी हो सकता है। तो अगर ना लगे तो ये भी सोच के चलो कि इंग्लिश विल हेल्प यू इन एवरी स्टेप्स। हर जगह ये आपको हेल्प करने को आएगा। तो प्रोनाउन भी एक ऐसा चैप्टर है जिससे आप अपना कम्युनिकेशन बहुत ही सुधार सकते हो। इसके क्वेश्चंस को सीखना उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं और आपके लिए मैं लेकर आया हूं टॉप 50। तो प्रोनाउन तो पूरा मैंने पढ़ा रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाओ पूरा डिटेल्स डेप्थ एनालिसिस करो पूरा वीडियोस का और जाकर देखो कि ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होते हैं कि नहीं। सो स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चंस को, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन है तो डिले नहीं करेंगे, यहां से स्टार्ट होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन 1 से शुरू होना चाहिए था, कहां चला गया भाई क्वेश्चन 1? तो चलो कोई नहीं, तो क्वेश्चन 1 गायब है इसका लगता है। हाँ, क्वेश्चन 2 से करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ स्क्रीन पर से, आप लोग को अगर पता है तो आंसर करोगे, वरना मैं अभी सारे क्वेश्चंस का इलाबोरेशन करूंगा। ठीक है, चलिए बताइए क्या सही आंसर होगा। चलो, तो आई होप आप सबने समझ लिया होगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखना है, द डिपार्टमेंट अश्योर्ड अस दैट अ सीरीज ऑफ सेमिनार्स। तो जब कभी भी आपके पास अ सीरीज ऑफ सेमिनार्स आए, जब कभी भी आपके पास अ सीरीज ऑफ सेमिनार दिखे, ये एक ऐसा फ्रेज होता है जिनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। तो इस चीज को एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा। जब कभी भी अ सीरीज ऑफ सेमिनार्स आपके पास आए, ये एक ऐसा फ्रेज है जो सिंगुलर वर्ड लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। तो यहाँ पे वर नहीं होगा, इट मस्ट बी वॉज। क्या हो जाएगा? इट मस्ट बी वॉज। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है भाई? हाँ, इज दिस ओके? सब सही लग रहा है ना? ब्लर हो जा रहा था स्क्रीन मेरे ख्याल से, जस्ट होल्ड ऑन। क्या प्रॉब्लम है भाई इसको? अब ठीक है? अब तो चीज़ें सही लग रही है। चलो शुरुआत करते हैं सेशन का। अब कोई ब्लर वाला सेंस नहीं आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है देखिएगा सब कोई। सो द डिपार्टमेंट असोर्ड अस दैट अ सीरीज ऑफ सेमिनार्स, वर्क की जगह पे वर्स टू बी अरेंज, यहाँ पे वर्स हो जाएगा। इज दिस ओके? इज दिस ओके? यस। चलिए तो एक काम करते हैं सर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ये हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। बताइए इसका आंसर क्या होगा। सो एवरीबडी अमंग योर फ्रेंड्स लाइक प्लेइंग, ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है। एवरीबडी अमंग योर फ्रेंड्स लाइक प्लेइंग, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ये ब्लर क्यों हो जा रहा है यार? सबको तो सही लग रहा है। ये हिलने पे हो रहा है मेरे ख्याल से। ठीक है, सब ठीक लग रहा है मेरे ख्याल से अब। हाँ चलो, तो बताओ क्या होगा। एवरीबडी अमंग योर फ्रेंड्स लाइक प्लेइंग, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? चलो तो मैं बताता हूँ, देखो आंसर क्या हो। एवरीबडी आप सभी को पता है एक ऐसा नाउन है जो लिविंग थिंग्स को दिखाता है। अगर ये लिविंग थिंग्स को दिखाता है तो इसके जो सब्जेक्ट है वो भी लिविंग थिंग के होने चाहिए। तो जितने भी बॉडी और जितने भी वन वाले वर्ड होते हैं उनके लिए हमेशा मस्कुलाइन जेंडर ही प्रमोट करते हैं। कैसा जेंडर प्रमोट करते हैं? मस्कुलाइन। तो इसके लिए हमेशा मेल वर्जन यूज करते हैं। इसका मतलब बॉडी के लिए मुझे ही, फैमिली ही यूज करना चाहिए, कोई भी केस हो, चाहे पॉजेसिव, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे एवरीबडी अमंग योर फ्रेंड्स, अच्छा यहाँ तो सही है। अब एक और बात कि अगर एवरीबडी, बडी और वन जब भी रहेगा तो इस चीज को याद रखिएगा, ही तो लगेगा ही लगेगा। इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं। कैसा वर्ब यूज करोगे? सिंगुलर वर्ब ही यूज करोगे हमेशा। तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे लाइक नहीं होगा, इट मस्ट बी लाइक्स। क्या होना चाहिए था? इट मस्ट बी लाइक्स। एवरीबडी अमंग योर फ्रेंड्स लाइक्स प्लेइंग, ये सही आंसर हो जाएगा। एवरीबडी अमंग योर फ्रेंड्स लाइक प्लेइंग, लाइक्स प्लेइंग हो जाएगा, क्योंकि बॉडी और वन हमेशा क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में ही बताता है। इस चीज को एकदम दिमाग में लेके चलोगे आप सब। ऑल सेट? चले आगे, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4। बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं कोई अलार्म ऑन नहीं कर रहा हूं, आप सिर्फ देखो और आंसर रिप्लाई करने की कोशिश करोगे। ठीक है, अब ब्लर नहीं हो रहा ना स्क्रीन? अब तो ठीक ही लग रहा है। अभी भी ब्लर कर रहा है यार, जैसे हिल जाता हूँ ये ब्लर करने लग जाता है। क्या दोस्त,
इसको सिर्फ मेरे से ही प्यार है, जब कभी भी कुछ होता है इसको सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही सारी चीज़ें होती हैं। चलो ज़्यादा हिलडोल नहीं करता हूँ, क्लासेस हैम्पर नहीं करना है। ही वॉकड 5 मील्स विच आर रियली अ ग्रेट डिस्टेंस फॉर अ मैन लाइक हिम हु इज़ नॉट ओनली ओल्ड बट ऑल्सो इल। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। जब कभी भी आपके पास डिस्टेंस हो, जब कभी भी आपके पास डिस्टेंस हो, डिस्टेंस के लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज़ कीजिएगा। पेन पेपर लेके बैठे बेटा, यहाँ पे सारे रूल्स को लिखते चलिएगा कि जब कभी भी आपके पास डिस्टेंस जब भी दिखाई दे, डिस्टेंस समझते हो क्या होता है? दूरी, 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 1 लाख किलोमीटर क्यों ना हो, अगर ये सिंगुलर मीन्स जब कभी आएगा तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेंगे। इस चीज़ का बखूबी ध्यान रखोगे आप सब, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि जब कभी भी आपके पास डिस्टेंस आ जाए, जब कभी भी आपके पास क्या आ जाए, डिस्टेंस आ जाए, तो डिस्टेंस के लिए हमेशा क्या करोगे, सिंगुलर वर्ब का ही यूज करोगे। इज दिस विजिबल? इज दिस विजिबल? लेट मी टेक सम डार्क कलर। अगर कहीं पे डिस्टेंस आ जाए, अगर कहीं पे डिस्टेंस आ जाए तो इसके लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज करोगे। कैसा वर्ब यूज करोगे? सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे देखो क्या क्या होना चाहिए, सिंपली। और ये कलर भी तो लाइट कर रहे हैं, व्हाइट कलर ज़्यादा सूटेबल लगेगा मेरे ख्याल से। हाँ, ये सही लग रहा है। तो आप अब लिख लो, अब इतनी बारी तो बता दिया, आप तो लिख ही लिए होगे कि जब कभी भी डिस्टेंस हो, डिस्टेंस के लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करोगे। कैसा वर्ब यूज़ करोगे? सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करोगे। तो ये चीज़ें लिख लेना। इसका मतलब ये है कि क्या हो जाएगा, ही वॉक्ड 5 माइल्स, विच मतलब माइल्स, विच मतलब जो पहले दिखाता है वो, तो यहाँ पे आर नहीं होगा, इट मस्ट बी इज। क्या हो जाएगा? इट मस्ट बी इज। ठीक है, चलो तो चले आगे अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे। पढ़िए और समझिए और बताइए क्या होगा। ये क्यों ऐसा कर रहा है यार? क्लासेस ऐसे बार बार जूम आउट जूम इन होगा तो दिक्कत हो जाएगा ना फिर। चलो भाई, ना कर तू ऐसे, क्लास लेने दे सही से। इसको नहीं मानेगा ये, कुछ प्रॉब्लम है क्या इसमें यार? ठीक है, चलो अब तो क्या हो जाएगा, मेनी अ मैन हैव सकम्ड टू दिस टेम्पटेशन। मेनी अ मैन, तो ये भी एक रूल है जो आप सभी को याद रखना है। रूल ये है बेटा कि जब कभी भी मेनी अ दिखे, मेनी अ के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करना। तो यहाँ पे हैव की जगह पे क्या हो जाएगा? हैज़ हो जाएगा। मेनी अ के साथ हमेशा क्या होना चाहिए? हैज़ होना चाहिए। हैज़ इन द सेंस सिंगुलर वर्ब, इस चीज़ को ध्यान रखना। मेनी रहता तो प्लुरल लगता। मेनी अ, दो चीज़ें होती है, एक होता है मेनी और एक होता है मेनी आ। एक होता है मेनी, एक होता है मेनी आ। अगर मेनी आ है तो चीज़ें सब कुछ क्या हो जाएंगी? सिंगुलर हो जाएगा। सब कुछ क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन अगर मेनी है तो मेनी के साथ सब कुछ क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। मेनी के साथ क्या हो जाएगा? सब कुछ प्लूरल हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखना। तो इसका मतलब क्या है सर? यहाँ पे हैव नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैज़ हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलो ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बताइए सही आंसर क्या होगा। अभी इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 ही कर रहे थे ना हम लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 बताइए क्या सही आंसर होगा। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, लेकिन हिलने से फिर भाई ये ब्लर होने लग जाता है। अब तो दिख रहा है सब कुछ। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज़ टू टाइप देयर ओन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। बताओ क्या सही आंसर होगा। चलो मैं बताता हूँ। सो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज़ टू टाइप देयर। तो आसानी क्वेश्चन लग रहा है ये। देखो जब कभी भी ईच दिखाई दे, जब कभी भी आपको ईच दिखाई दे, इस जगह पे याद रखिएगा कि ईच हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। ईच ऑफ और ईच, ये मैं पूरी तरीके से डिटेल में बता चुका हूँ कि अगर आपके पास ईच हो तो ईच के साथ कौन कौन से रूल्स को पढ़ना है। अगर आपके पास ईच हो तो ईच के साथ दो केसेस है, या तो ईच ऑफ या तो सिर्फ ईच। इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। अगर ईच ऑफ है तो इसके साथ आपको क्या करना है? ईच के साथ क्या करना है? इसके साथ प्लूरल नाउन लगेगा।
इसके साथ प्लूरल नाउन लगेगा, इसके साथ सिंगुलर नाउन लगेगा, ऑफ नहीं लगना चाहिए, इनके साथ सिंगुलर नाउन लगेगा, लेकिन दोनों के साथ सिंगुलर वर्ब लगेंगे, दोनों के साथ सिंगुलर वर्ब लगेंगे। इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। ईच ऑफ ईच, ईच ऑफ ईच, ईच ऑफ प्लूरल नाउन, ईच जो है सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब लेता है अपने साथ। तो इसका मतलब है कि ईच के साथ वर्ब का गेम तो समझ में आ गया। दूसरा चीज़ कि ईच के साथ सिंगुलर, ईच के साथ एक और पॉइंट याद रखना, ये तो पॉइंट नंबर 1 हो गया। एक और पॉइंट याद रखना, सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ करते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, सिंगुलर प्रोनाउन तो ही हो सकता है या फिर हर हो सकता है, ही हो सकता है या फिर हर हो सकता है, ही हो सकता है या फिर हर हो सकता है। तो इसका मतलब ये है सर, यहाँ पे देयर नहीं होगा, क्या है एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। समझ में आया। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज़ टू टाइप हिज ओन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर, ये सही आंसर होगा। ठीक है, चलो ये मेरा सही आंसर हो गया। चलो अब ठीक है, हाँ चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दिखाने की कोशिश करता हूँ। 6 हो गया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा 7, बताइए इसका आंसर क्या होगा। एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सेइंग। ये भी उसी क्वेश्चन है जो इससे पहले शायद कुछ देर पहले ही मैंने बताया था, तो बताओ क्या सही आंसर होगा। तो एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड, तो आइए आंसर करते हैं इसका क्या होगा। आप सभी को देखना चाहिए इसका आंसर। देखो बच्चे लोग, अगर सीरियसली कंसर्न लेते हो प्रोनाउन को, तो ये आपके एग्जाम्स के लिए तो बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि अगर प्रोनाउन सही से नहीं पढ़े तो मार्क्स तो होगा ही नहीं, क्योंकि एसएससी के एग्जाम्स हो या बैंक के एग्जाम्स हो, क्वेश्चन तो इसी रूल्स पे आधारित ही आएंगे। ये आप कहीं पर भी फिक्स करके रख लो। बहुत ही फेवरेट हो चुका है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और प्रोनाउन, ये जब ये दोनों मिक्स होते हैं ना, तो एक अच्छा खासा रूल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड। तो एवरी वन मैंने बोला सिंगुलर होता है, जब कभी भी बॉडी हो, जब कभी भी बॉडी हो या वन हो, ये हमेशा सिंगुलर होता है। तो इस चीज़ को हमेशा से याद रखिएगा कि सर यहाँ पे जो आंसर होगा वो आर नहीं होगा, यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा डैट इज इज। क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान से रखिएगा। ये क्या ये कर रहा है यार ऐसे। So every one of the films you suggested is not worth seeing, is not worth seeing, ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा एडजस्ट करो आज आप लोग। चलो हो गया 7 नंबर क्वेश्चन, आर की जगह पे इस हो जाएगा। ये रहा 8वां नंबर क्वेश्चन, पढ़िए समझिए और बनाइए। अरे यार ये क्या हो रहा है इसके साथ, क्यों माथा खराब कर रहा है ये। चलो बताओ क्या सही आंसर होगा 8 नंबर का। देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स विच आर इंटरेस्टिंग। तो ये आसानी क्वेश्चन लग रहा है। तो देखो यहाँ पे 2 गड़बड़ है बाबू, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो देखो सबसे बड़ा गड़बड़ जो इसमें दिख रहा है उस चीज़ को याद रख लीजिएगा कि यहाँ पे विच नहीं होगा, ये ओनली जो है ना, ये हमेशा चीज़ों को दिखाता है दैट से। इस चीज़ को याद रख लीजिएगा, क्या हो जाएगा दैट। तो सही आंसर हो जाएगा देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स। तो यहाँ पे किसके बारे में इंटरेस्टिंग बता रहा है, इसके पास जो है उसके बारे में इंटरेस्टिंग बता रहा है। मतलब दैट मतलब क्या, दैट मतलब वो वन, ओनली वन उसके बारे में बता रहा था। ओनली लग जाने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस हो जाएगा। इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। और इसका ऐसे भी एक रूल होता है, मैं बता देता हूँ भाई, ब्लर ना होना यार, कि जब कभी भी ओनली हो, इसके बाद आपका वन ऑफ हो, तो इसके बाद हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि सिंगुलर वर्ब ही लगेगा, प्लूरल नाउन लगेगा। अच्छा नीचे लिख देता हूँ साफ साफ, अच्छे तरीके से लिख देता हूँ ताकि आप नोट्स बनाओगे। हालांकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये बताऊँगा, वन ऑफ के साथ आपको 2 तरीके के रूल्स प्ले करने हैं। एक तो इसके साथ रखना है हमेशा आपको प्लूरल नाउन। क्या होता है वन ऑफ, ये मैं बता चुका हूँ, जाके चेक लीजिए। वन ऑफ का मतलब प्लूरल नाउन, और दूसरा इनके साथ सिंगुलर वर्ब। इस चीज़ को याद रखिएगा। लेकिन अगर इसके साथ ओनली आ जाए तो भी यही केस होगा, तो भी इसके साथ यही केस होगा। ओनली लग जाए फिर भी यही केस होगा। ठीक है, साफ साफ मैंने लिख दिया, नोट बना लीजिएगा। यहाँ पे विच की जगह पे दैट हो जाएगा। ये किस लिए, क्योंकि ओनली के साथ दैट लगता है, और यहाँ पे चूंकि एक है इसीलिए यहाँ पे आर की जगह पे क्या हो जाएगा, इस हो जाएगा। चैप्टर में मैं बता चुका हूँ, एक बार जाके आप चेक कर सकते हो। चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक बार रीडिंग करो सबको, उसके बाद हम लोग आंसर भी करते हुए चलेंगे।
भाई ये दुश्मनी ले रहा है मेरे से। लंबा सेशन होने वाला है तो खाना पीना लेके बैठना। मैं तो पानी लेके खड़ा पढ़ा रहा हूँ आप सभी को, बैठा नहीं हूँ, खड़ा हूँ। चलिए, तो ये हो गया देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स। अच्छा, वही तो क्वेश्चन है, दैट आर, तो ये तो क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। ओके, तो 8 नंबर देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल। 9 नंबर भी वही क्वेश्चन है। 10 नंबर पे अलग क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अरे यार चलो कोई नहीं, मैं क्लास रुकने नहीं दूंगा, मैं थोड़ा ज़्यादा देर रुक जाऊंगा, क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, ठीक है। एडजस्ट करो आज के लिए सिर्फ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसको यार मेरे से। नाइदर ऑफ द 5, तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैंने बताया था कि जब भी संख्या 2 से ज़्यादा हो तो नाइदर और आइदर नहीं हो सकता, या तो एनी हो सकता है या तो नन हो सकता है, या तो एनी हो सकता है या तो नन हो सकता है। इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर जो गड़बड़ है बाबू ये है कि जब भी 5 हो, संख्या 5 है ना, संख्या क्या है 5 है, और अगर संख्या 2 से ज़्यादा हो तो या तो एनी हो सकता है या तो नन हो सकता है। इस चीज़ को ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो जब कभी भी आपके पास क्या हो, 2 से ज़्यादा संख्या हो तो एनी का यूज़ करना, नन का यूज़ करना। लेकिन सर यहाँ पे क्या होगा ये पता कैसे चलेगा। तो देखो आपके पास मैंने रिप्लेसमेंट के बारे में भी बताया था कि अगर नाइदर दिया है, संख्या 2 से ज़्यादा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, नन। लेकिन अगर यहाँ आइदर होता तो मैं कर देता एनी। इस चीज को याद रखना। सही आंसर होगा नन ऑफ द 5 अक्यूज्ड कुड बी कन्विक्टेड। ये होगा नन ऑफ द 5 अक्यूज्ड कुड बी कन्विक्टेड। दिस इज अ रियल आंसर, ठीक है। मैं जितना हिल रहा हूँ भाई ये इतना प्रॉब्लम कर रहा है यार। क्यों दोस्त, क्या तकलीफ है तुमको मेरे से यार, इतना प्यार मत करो मेरे से, परेशान कर दिया ये। भाई तुम फिक्स हो जाओ ना यार। ओके चलो, सो नन ऑफ द 5 अक्यूज ये हो जाएगा। आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा सर क्या 5 को 2 नहीं कर सकते, तो नाइदर सही हो जाता। तो ऐसा मत करना, वो सोच समझ के दिया है, सब्जेक्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं करते, बाकी चीज़ें छेड़छाड़ करनी है, ठीक है। चलो ये रहा अगला क्वेश्चन। बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर, 11 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा। मैं स्क्रीन से हट ही जाता हूँ, ना हिलूंगा ना डोलूंगा ना, ये ब्लर होगा। बताओ क्या होगा। इट वॉज मी हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो ये आंसर भी आई गेस आप सभी को पता होगा, बहुत ही आराम से कर लेना। जब कभी भी आपके पास ये वाला पैटर्न हो, कौन सा कि इट लगा रहे हैं, उसके बाद बी वर्ब लगा रहे हैं, बी में कौन सा होता है, इज होता है, एम होता है, आर होता है, वॉज होता है और वर्ब भी होता है, ठीक है। तो अगर ये सारे वर्ब्स लगे रहे तो इसके साथ एक पैटर्न होता है कि इसके बाद हमेशा कौन सा केस लगता है, सब्जेक्टिव केस लगाते हैं, ठीक है। इस वर्ब के लिस्ट को एकदम ध्यानपूर्वक देख लेना। तो यहाँ पे क्या लगा वो देखो, इट लगा। अरे आप लोग बोलते हो ना जब भी व्हाट्सअप चैट आता है क्या बोलते हैं, इट्स मी। तो इट्स मी नहीं होता, इट्स आई होता है। क्या होता है, इट्स आई। इस चीज़ को ध्यानपूर्वक देख लेना। यहाँ पे मी के जगह पे क्या कर लो, आई कर लो। इट इज, इट वॉज आई, इट वॉज आई, ये सही आंसर हो जाएगा, इट वॉज आई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ज़्यादा समय देंगे तो फिर बहुत समय लग जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन बताइए क्या होगा। हियर इज द मैन whom I think committed the crime। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, प्लेसमेंट ऑफ who और whom से लेकर के, तो समझ में आ रहा है। बताओ आंसर। चलो सिर्फ आपको देखना है, पॉज करना है, समझना है, वरना आप आराम से कॉपीज पर लिख करके और भी डिटेलिंग में समझिएगा। बस हैंडमेड नोट्स जरूर होना चाहिए बच्चा लोग, याद रखना। तो यहाँ पे जो एरर है बाबू, द मैन सब्जेक्ट है, उसका वर्ब पहले है। तो बोलेगा सर ये क्या बेतुकापन है, सब्जेक्ट बाद में वर्ब पहले, तो इंटेरोगेटिव्स हो जाएगा। नहीं बाबू, ऐसा पैटर्न्स भी हो सकता है कि हियर इज द मैन, इज जो है द मैन के लिए लगा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेरे पास आई लगा हुआ है। आई क्या है, सब्जेक्ट। थिंक क्या है, वर्ब। कमिटेड क्या है, अगेन वर्ब। तो देखो क्या है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब जोड़ा लग गया, एक सब्जेक्ट एक वर्ब जोड़ा लग गया। एक्स्ट्रा वर्ब जब कभी भी बच जाए उस जगह पर आपको हमेशा क्या यूज करना है, हु का यूज करना है। अगर एक्स्ट्रा वर्ब बच रहा है तो आपको हु का यूज करना चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ पे हुम ना होकर के क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। हियर इज द मैन हु आई थिंक कमिटेड द क्राइम। ये आई सही आंसर, ठीक है। चले आगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। बताइए सही आंसर क्या होगा। आई शैल अवेल ऑफ, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है।
चलो आई होप क्वेश्चन दिख गया होगा आप सभी को। तो आइए आंसर करने की कोशिश करते हैं। आई शैल अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर। तो आसान क्वेश्चन है। ट्रांजिटिव वर्ब होता है अवेल। अब ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या होता है तो ये मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ 1 घंटे की क्लास में। कल के क्लासेस में हम लोगों ने यही पढ़ा था। तो आज रात को भी अगर आप जब इसके बाद फुर्सत बच जाएगी तो प्लीज़ वो वीडियोस को देख लेना कि आखिर ये हो क्यों रहा है। तो जब कभी भी अवेल दिखेगा, अवेल के साथ अगर नाउन नहीं है, अवेल के साथ अवेल के बाद अगर वर्ब नहीं है तो समझ जाइएगा कि इसमें आपको एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। अब ये क्या होता है, क्यों होता है, ये मैं बता चुका हूं। आज के क्लासेस में सिर्फ आंसर करेंगे बच्चे लोग। तो देखो जो आंसर हो जाएगा आई शैल अवेल ऑफ के, यहाँ पर जो गड़बड़ियां है ऑफ के पहले यहाँ पे लगाना पड़ेगा माई सेल्फ। क्या लगाना पड़ेगा? माई सेल्फ हो जाएगा। आई शैल अवेल माई सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। बताइए इसका आंसर क्या होगा। One should keep his promise if one wants respect from both friends and enemies, ये सही आंसर है। चलो तो आसान क्वेश्चन है, आंसर बताता हूँ। क्या है? वन शुड कीप हिज प्रॉमिस। तो भाई हिज तो ही का ट्रांसफर होता है ना, वन के लिए वंस होता है, वन के लिए क्या होता है? वंस होता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? वंस हो जाएगा। क्या सही आंसर हो जाएगा? वंस हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना, हिज की जगह पे यूज कर लो वंस का। ही अगर रहता, जैसे ही शुड कीप हिज प्रॉमिस, ही शुड कीप हिज प्रॉमिस, तब सही होता। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, ये सही हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को बखूबी ध्यान से रखोगे दिमाग में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। बताइए सही आंसर क्या होगा। द गेस्ट हुम वी वर, फिर से वही WHO का ही प्लेसमेंट है, WHO हु या हुम का। तो बताओ सही आंसर क्या होगा। ध्यानपूर्वक चीजों को पढ़ो, समझो और देखो, अगर डुएबल है तो। चलो आई गेस समझ गए होंगे क्या सही आंसर है। तो मैंने बोला सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर करो भाई। द गेस्ट यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। तो इसके बारे में ज़्यादा विशेष चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट मुझे सिर्फ लेना है। तो ये रहा सब्जेक्ट पहला। उसके बाद यहाँ पे वी एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, वर टॉकिंग एक वर्ब, उसके बाद हैव अराइव्ड दो वर्ब, आर तीन वर्ब। तो कितने वर्ब और कितने सब्जेक्ट हो गए? एक सब्जेक्ट और तीन वर्ब, एक इधर द गेस्ट भी है, दो सब्जेक्ट तीन वर्ब, दो सब्जेक्ट तीन वर्ब। और अगर एक्स्ट्रा वर्ब बच जाता है सेंटेंस में तो हमेशा मैं क्या बोलता हूँ कि जब कभी भी सेंटेंस में एक्स्ट्रा वर्ब बचे तो उस जगह पर आपको एकदम ध्यानपूर्वक देखना है कि क्या एक्स्ट्रा वर्ब है, और अगर है तो उस जगह पर हु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हु हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। यहाँ पे होम के जगह पे क्या हो जाएगा? हु हो जाएगा। होम के जगह पे क्या हो जाएगा? हु हो जाएगा। समझ में आया चीजें? अगर ये समझ में आ गई तो थोड़ा सा आगे चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ये 16 नंबर क्वेश्चन से बताइए। ही हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज ब्लंडर। बताइए सही आंसर क्या होगा। चले तो देखो, ही हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग। तो एवरीबडी का मतलब क्या होता है? एवरीबडी का मतलब होता है ही, और एवरीथिंग का मतलब क्या होता है? थिंग। तो ये पेयर में हो गया ना। यह जो ही है वो नफरत करता है ही से और एवरीथिंग से। तो हु नहीं हो सकता। जब कभी भी चीजें पेयर में आती है ना तो पेयर के लिए हम लोग दैट का यूज करते हैं। पेयर के लिए किसका यूज करते हैं? दैट का। तो यहाँ पे हु नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा भाई, बिना याद किए हो नहीं सकता। पेयरिंग में दैट लगता है। ये सारे रूल्स मैं डिस्कस कर चुका हूँ। गो एंड वॉच द फुल डिटेल्स, जो वीडियोस है वो देखो पूरा। ठीक है, चलिए 17 नंबर बताइए। आई एंड राजू लेफ्ट फॉर दिल्ली लास्ट समर। आई एंड राजू लेफ्ट फॉर दिल्ली लास्ट समर, ये है क्वेश्चन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलो तो देखो बाबू सही आंसर क्या होगा। आप सभी को पता है कि जब सब्जेक्ट एक से ज्यादा हो तो दो सीक्वेंस होता है, जब सब्जेक्ट दो से ज्यादा हो तो दो सीक्वेंस होता है। अगर नेगेटिव वाइब्स हो तो 1 2 3, और अगर पॉजिटिव वाइब्स हो तो क्या होना चाहिए? 2 3 1। क्या होना चाहिए? 2 3 1। अब दिल्ली छोड़ रहा है तो कोई नेगेटिविटी तो है नहीं, ऑब्वियसली भाई कहीं पर भी जाने के लिए फ्री है। तो यहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स है, नेगेटिव वाइब्स नहीं है। अगर पॉजिटिव वाइब्स है सो द प्लेसमेंट शुड बी लाइक 2 3 1, 2 3 1।
तो पहले सबसे सेकंड होगा, थर्ड होगा, वन होगा। तो ये आई मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट है, वो उधर चला जाएगा, ये थर्ड पर्सन है, पहले आ जाएगा। सही प्लेसमेंट हो जाएगा राजू एंड आई। क्या हो जाएगा? राजू एंड आई। राजू एंड आई लेफ्ट फॉर दिल्ली लास्ट समर। राजू एंड आई लेफ्ट फॉर दिल्ली लास्ट समर, ये सही क्वेश्चन है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा स्क्रीन पे, बताइए सही आंसर क्या होगा। बताओ क्या होगा। ओनली इट्स नॉट ईजी फॉर एनी वन टू कमांड रिस्पेक्ट फ्रॉम बोथ वंस फ्रेंड एंड क्रिटिक्स एज महात्मा गांधी डिड। चलो देखें आंसर, वो टाइम हो गया। देखो क्या सही आंसर होगा। तो इट इज़ नॉट ईजी फॉर एनी वन टू कमांड रिस्पेक्ट फ्रॉम बोथ। तो जब कभी भी आपको ऐसे सेंटेंस आए ना जहाँ पे दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हो, दो अलग अलग कॉन्ट्राडिक्ट्स दिखाए कि एक सिनेरियो इधर का है, एक सिनेरियो उधर का है, सो इन दैट सर्कमस्टांस चीज़ों को याद रखिएगा। उस जगह पर जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बोथ वंस फ्रेंड्स एंड वंस क्रिटिक्स। यहाँ पर एंड के बाद क्या हो जाएगा? वंस क्रिटिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वंस क्रिटिक्स। इस चीज को याद रखिएगा। अब पढ़ के देखो, इट इज नॉट इजी फॉर एनी वन टू कमांड रिस्पेक्ट फ्रॉम बोथ वंस फ्रेंड्स एंड वंस क्रिटिक्स। क्योंकि वन है ना, चीजें एक चीजों को दिखा रही कि एक ये है एक वो है। तो आप इस चीज को बखूबी याद रखना। वन के केस में फिलहाल यही हो सकता है, दूसरे केसेस में सिनारियोस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वन के केसेस में सिनारियो ये है कि एक बार आपने यूज किया और बोथ है तो दूसरे साइड भी आगे चल जाइएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। बताइए सही आंसर क्या होगा ना। लेट्स सी क्या सही आंसर होगा। तो आओ देखते हैं सही आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो देखो क्या सही आंसर होगा। देखो सही आंसर क्या होने के चांसेस है। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखो आपके पास है कि देर इज नन हु कैन सपोर्ट यू इन दिस क्रूशियल पीरियड। तो आपके पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिख रहा होगा आप सभी को। तो देखो क्या सही आंसर हो सकता है। देर इज नन। तो जब कभी भी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस हो, नन मतलब क्या? आप चॉइसेस दिखा रहे हो। नन दो से ज्यादा सब्जेक्ट में यूज करते हैं, लेकिन नन अगर आपके पास चॉइसेस के लिए आ जाए तो वहां नन नहीं होगा। उस जगह पर जो सही आंसर होना चाहिए दैट कुड बी नो वन। दैट कुड बी नो वन। सो देर इज नो वन हु कैन सपोर्ट यू इन दिस क्रूशियल पीरियड। और ऐसे भाई आपके कठिन परिस्थितियों में कोई भी आपका साथी आपके साथ खड़ा नहीं होता। इस चीज को बखूबी आप समझते हो। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है ये मैं समझाने की कोशिश करता हूं। चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। बताइए सही आंसर क्या होगा। चलो स्टार्ट करें। देखो सही आंसर क्या हो सकता है, ध्यानपूर्वक देखना कि द लास्ट थिंग दैट द फॉन्ड मदर गेव हर ओनली सन। अपने फॉन्ड मदर मतलब दयालु माँ अपने बेटे को जो दे सकती है वॉज हिज ब्लेसिंग्स। वॉज हिज ब्लेसिंग्स, मम्मी तो फीमेल है ना, तो हिज ब्लेसिंग नहीं हो सकता, इट कुड बी हर। इट कुड बी हर। सही आंसर क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। बताइए सही आंसर क्या होगा।
नाइदर ऑफ द टू फ्रेंड्स हैज गॉट देयर मनी बैक फ्रॉम द कंपनी। बताओ सही आंसर क्या होगा कि नाइदर ऑफ द टू फ्रेंड्स हैज गॉट देयर मनी बैक फ्रॉम द कंपनी, ये है क्वेश्चन। बताइए सही आंसर क्या होगा। एनीवन? चलो देखो बताता हूं। जब भी क्वेश्चन आए पॉज करके खुद से सोच लीजिएगा, क्योंकि मैं तो आपको दिखा रहा हूं सारे क्वेश्चंस को। ये आंसर आपको मैं पहले ऑलरेडी रूल्स में पढ़ा चुका हूं, तो आंसर समझिएगा, फिर मैं आपको भेज दूंगा या फिर हमारे एप्लीकेशन पर चले जाना, इसके क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने के लिए मिल जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, नाइदर ऑफ द टू फ्रेंड्स, दो लोग हैं तो नाइदर बिल्कुल सही है। हैज गॉट देयर, तो देयर नहीं हो सकता, यहाँ पे हिज हो जाएगा, क्योंकि नाइदर और आइदर के साथ सब कुछ सिंगुलर होगा। नाइदर और आइदर के साथ सब कुछ क्या होगा, सिंगुलर होगा। इस चीज को ध्यान में रखोगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। द नंबर ऑफ व्हीकल्स प्लेइंग, अच्छा ये प्लेइंग है ना, इस चीज को ध्यान में रखना। एक होता है प्लेइंग PLAYING, एक होता है प्लेइंग PLYING। इन दोनों में फर्क ये है कि प्लेइंग का मतलब होता है खेलना, प्लेइंग का मतलब क्या होता है, खेलना, और इस प्लेइंग का मतलब होता है दौड़ना। दौड़ना, गाड़ियों, गाड़ी लोग जो दौड़ता है ना, गाड़ी मैंने लिख दिया, सड़क पे जो गाड़ी दौड़ता है उसको प्लेइंग बोलते हैं। प्लेइंग, अब मत बोला कि गाड़ी रोड पे दौड़ रहा है, रनिंग कर रहा है, नहीं, प्लेइंग बोलते हैं। इस चीज को आज नया वर्ड सीख लिया आपने, PLYING। चलो बताओ यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। तो हालांकि ये रूल्स मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, तो क्वेश्चन तो है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ सही आंसर क्या होगा। जब कभी भी सिंगुलर का कंपैरिजन सिंगुलर से हो तो दैट ऑफ का यूज करना, लेकिन अगर प्लूरल का कंपैरिजन प्लूरल से हो रहा है तो वहां पे दोज ऑफ का यूज करना। हालांकि मैं ये आने वाले दिनों पे बताऊंगा एडजेक्टिव के क्लासेस में, तो ध्यानपूर्वक इस चीज को देखना। तो यहाँ पे बाबू जो आंसर हो जाएगा, द नंबर ऑफ व्हीकल्स प्लेइंग ऑन द रोड्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली के सड़कों पर जो गाड़ियां दौड़ रही है वो ज्यादा है, इज मोर देन ऑन द रोड्स ऑफ, किसके रोड्स के, तो ऑन द रोड्स ऑफ बेंगलोर। तो ये गुड इंग्लिश में सही नहीं है भाई, दोनों नाउन दिखना नहीं चाहिए, दोज ऑफ बेंगलोर होना चाहिए। एक नाउन दिखेगा, द नंबर ऑफ व्हीकल्स प्लेइंग ऑन द रोड्स ऑफ दिल्ली इज मोर देन दोज ऑफ, मोर देन दोज ऑफ, यहां पर हो जाएगा दोज ऑफ द रोड्स ऑफ बेंगलोर। दोज ऑफ, दैन की जगह पे इज मोर देन दोज ऑफ, ऑन नहीं होगा, दोज ऑफ यहां पे हो जाएगा, दोज ऑफ द रोड्स ऑफ, नहीं रोड्स का रोड्स का ही तो कंपैरिजन हो रहा है भाई, नहीं होना चाहिए। मोर देन दोज ऑफ बेंगलोर, हाँ मोर देन, ये रोड्स ऑफ यहां से हटेगा, ये हो जाएगा दोज ऑफ, ठीक है, दोज ऑफ। ये मैं आपको बता दूंगा आने वाले क्लासेस में, जब भी मैं एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा उस वक्त ये सारी बातें बता दूंगा सही आंसर। तो यहाँ पे आपका दोज ऑफ हो जाएगा, आई मीन डी में गलती था। किस में गलती था, डी में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये तो ईजी लग रहा है मेरे ख्याल से, बताओ सही आंसर क्या होगा। अभी थोड़ा शांत हुआ है स्क्रीन भाई, वरना ये परेशान करके रख दिया ये आत्मा मुझे। हाँ शुरू हो गया ये नाटक इसका, ये मुझे घूमने नहीं देना चाहता, ये बोलता है सर आप खड़े रहो यहीं पे। अरे भाई रुक जा यार, कितना परेशान करेगा तू मुझे। हो गया, चलो बताता हूँ क्या सही। अरे भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही कर रहा है इस क्वेश्चन में, रुको इसका इलाज मैं साथ में लेके घूम रहा हूँ अभी। जैसे क्लास ओवर होगा इसको मैं खोल पटक के देखूंगा भाई क्या प्रॉब्लम है तेरे में। सो द टू सिस्टर्स, दो लोग हैं, याद रखना। तो वन अनदर नहीं होता, इट शुड बी ईच अदर, इट शुड बी ईच अदर। दो सब्जेक्ट के लिए हमेशा ईच अदर, और दो से ज्यादा रहेगा तो वन अनदर का यूज कीजिएगा। दो सब्जेक्ट के लिए ईच अदर, दो से ज्यादा के लिए वन अनदर। डन। चलो अगले क्लास में चलते हैं, आई मीन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा 24 नंबर क्वेश्चन, बताइए क्या होगा। यू मस्ट सप्लीमेंट अवर डाइट विद विटामिन एंड मिनरल्स इन ऑर्डर टू कीप वन सेल्फ फिट। आसानी क्वेश्चन लग रहा है, बताओ क्या सही आंसर होगा। देखो, सो वी मस्ट सप्लीमेंट अवर डाइट विथ विटामिन एंड मिनरल्स इन द ऑर्डर टू कीप वन सेल्फ फिट। तो देखो बाबू, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वी, तो यहाँ पे वन सेल्फ कैसे हो सकता है, इट मस्ट बी देमसेल्व्स। क्या हो जाएगा, देमसेल्व्स, देमसेल्व्स, ये सही क्वेश्चन हो जाएगा। वी मस्ट सप्लीमेंट अवर डाइट विथ विटामिन एंड मिनरल्स इन ऑर्डर टू कीप देमसेल्व्स फिट, ये सही क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब डन करो, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो देखो क्या है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, द ऑडियंस आर requested to be in its seats and stay away from the track. The audience are requested to be, हाँ आंसर तो मिल गया मुझे, आपको दिखा क्या आंसर, दिखाऊं क्या आंसर, देखो क्या होगा बाबू। तो यहाँ पे क्या है, द ऑडियंस, ऑडियंस कैसा सब्जेक्ट है सर, प्लूरल सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल। तो प्रोनाउन भी कैसा लगेगा, प्रोनाउन जो होता है वो कैसा लगेगा, प्लूरल लगेगा। तो यहाँ पे इट्स नहीं हो सकता, इट मस्ट बी देयर, इट मस्ट बी देयर।
ठीक है, तो इसमें किस में गड़बड़ी था, ये डी सेक्शन में ना, ए इधर हो गया बी, ये सी में गड़बड़ी था, किसमें, सी में गड़बड़ी था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये तो आसानी लग रहा है मुझे, बताओ क्या सही आंसर होगा। देखो सही आंसर क्या होगा इसका। सो ही यू एंड आई शैल अरेंज एवरीथिंग शैल नॉट आस्क देम फॉर हेल्प। हाँ ये क्वेश्चन है, तो अरेंज से क्वेश्चन से, अरेंजमेंट से। सीक्वेंस याद है आप सभी को, मैंने बताया था जब एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो और सेंटेंस अच्छा आज अभी कुछ देर पहले ही तो बताया था कि एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो और अगर आपके पास सीक्वेंस आपको लगाना रहे, पॉजिटिव के लिए 2 3 1 और नेगेटिव के लिए 1 2 3, तो पढ़ने से क्या लग रहा है, ही यू एंड आई शैल अरेंज एवरीथिंग, ये मेरा सेंटेंस यहीं तक है, वो तो दूसरा क्लाउज है, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस में पॉजिटिव वाइब्स। पॉजिटिव का जो सीक्वेंस होता है दैट कुड बी 2 3 1, तो इसका मतलब है सर प्लेसमेंट में गड़बड़ था, और प्लेसमेंट में हो जाएगा 2 से पहले यू हो जाएगा, 3 में ही हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा आई, तो ये मेरा ए ही आंसर है, यू ही एंड आई। सही आंसर क्या होगा, यू ही एंड आई, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा आपके पास। ही इंट्रोड्यूस्ड टू द चेयरमैन एज द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्कर्स एसोसिएशंस, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। इट इज इजी, अगर पता है तो इजी है, वरना फिर ये सब क्वेश्चन टफ है आपके लिए। बताओ, चलो देखो क्या सही आंसर होगा। सो ही इंट्रोड्यूस्ड टू द चेयरमैन एज द प्रेसिडेंट टू द वर्कर्स एसोसिएशन। तो ये आसान है ना कि जब कभी भी इंट्रोड्यूस दिखे, इंट्रोड्यूस्ड के बाद एक नाउन होना चाहिए। इंट्रोड्यूस्ड के बाद अगर नाउन नहीं है, इंट्रोड्यूस एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इंट्रोड्यूस क्या है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो इंट्रोड्यूस के बाद हमेशा क्या होना चाहिए था, एक नाउन होना चाहिए था। इंट्रोड्यूस क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सॉरी इंट्रोड्यूस एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और इसके बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होना चाहिए था, तो रिफ्लेक्सिव नाउन नहीं रहेगा तो रिफ्लेक्सिव का यूज करेंगे, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब का रूल बोलता है इसके बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट मतलब क्या, ऑब्जेक्ट नाउन हो सकता है, और नाउन जब नहीं रहेगा तो इसके अभाव में आपको रिफ्लेक्सिव का यूज करना पड़ेगा। इसके अभाव में आपको रिफ्लेक्सिव नाउन का यूज या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज क्या करना पड़ेगा, आपको यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गड़बड़ तो है सर, हे इंट्रोड्यूस यहाँ तक तो सही है, क्योंकि ये यहीं तक रोक दिया है, इसके बाद होना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि बी में गड़बड़ियां हैं। ऐसे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक अटेम्प्ट करना बाबू। आपका मन क्या करेगा सर कि, रुक जा भाई, आपका मन क्या करेगा कि इंट्रोड्यूस के बाद यहाँ पर क्या लगा देते हैं, हिमसेल्फ लगा देते हैं। अरे भाई ये शुरू हो गया फिर। आपका मन क्या करेगा कि इंट्रोड्यूस के बाद लगा देते हैं, लेकिन आपने कभी फोकस किया, ऐसे क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं कि सर कहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि आगे तो टू आ गया है। तो मेरा कहना है भाई देखो, इसने क्या किया, ए के बाद रोक दिया ना, तो ये ए का सेक्शन हो गया, ए में गड़बड़ नहीं, ही इंट्रोड्यूस यहाँ तक सही है। आपकी जो गड़बड़े हैं वो इस जगह पर, यहाँ से शुरू हो रहा है ना सेंटेंस, तो इस जगह पर ध्यान में रखिएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ। सर ये कैसा सेंटेंस लग रहा है, क्या करोगे भाई, मजबूरी है। देखो एक सेंटेंस का कर्ता धर्ता जो होता है, एक सेंटेंस का कर्ता धर्ता जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट लाना चाहिए सब्जेक्ट को, क्योंकि सेंटेंस का मुख्य सब्जेक्ट है, सेंटेंस का मुख्य जो है वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट एक नाउन होता है, तो एक नाउन होना चाहिए था वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के जैसा, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इस चीज का प्रेशर सब्जेक्ट खुद झेलता है। जाके देखो कल के क्लासेस में ये भी बताया मैंने, तो यहाँ पे हिमसेल्फ हो जाएगा। ठीक है, अरे यार इरिटेशन हो रहा है मुझे, बहुत जोर से गुस्सा आ रहा है एकदम। चलो अब मैं नहीं हैम्पर होने दूंगा, जल्दी जल्दी आंसर खत्म करते हैं। ठीक है, थोड़ा फास्ट चलेंगे। और अभी हम, आप लोग जब भी स्लाइड चेंज करता हूँ पॉज कर लो, देखो मैं आंसर एक्सप्लेन कर दे चाहता हूँ। ठीक है, इट इज नॉट आई हु इज टू ब्लेम, तो आंसर आसान है। हु, देखो हु क्या होता है, ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है, अपने तुरंत पहले आने वाले शब्द के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। अरे यार जैसे रहेगा रहने दो इसको अभी। इट इज नॉट आई, तो हु के पहले जो वर्ड है उसी के अकॉर्डिंग हु के बाद वर्ब होता है, तो इज नहीं लगेगा, इट शुड बी एम, क्योंकि आई सब्जेक्ट है ना। तो इट इज नॉट आई हु एम टू ब्लेम, ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई के अकॉर्डिंग एम हो जाएगा। चलिए यहाँ पे इसको काट करके एम कर लो, आंसर हो जाएगा ए बी, बी में गड़बड़ी। चलिए थोड़ा तेज चलते हैं, इसकी नौटंकी ऐसा ना हो कि आगे जाकर के पूरा ब्लर हो जाए, फिर हमारा पूरा का पूरा क्लास ही खराब हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। The 6 partners are at the daggers drawn so they do not
टॉक टू ईच अदर। तो भाई मैंने क्या बोला था, ईच अदर दो लोगों के लिए लगता है, दो से ज्यादा हो तो वन अनदर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वन अनदर होना चाहिए। इस चीज को ध्यानपूर्वक याद रखें, दो से ज्यादा है तो वन अनदर हो जाएगा। चलो तो गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पे डी में सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 30, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ही इज द पर्सन whom everyone thought has stolen the ring। तो आई होप क्वेश्चन पढ़ लिए, देख लिए आप लोग। हाँ चलिए तो आंसर करते हैं, देखो क्या होगा बाबू। सो ही इज द पर्सन, ही एक सब्जेक्ट है, इज मेरा क्या है, वर्ब है। अच्छा सर आपने फिर इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का रूल क्यों स्टार्ट कर दिया। जब कभी भी मुझे हु और हुम दिखाई देगा ना, मैं सीधा शुरू हो जाऊंगा सब्जेक्ट और वर्ब का अग्रीमेंट वाला रूल से लेकर के, क्योंकि हु और हुम का आंसर मैं तभी कर सकता हूं जब मुझे पता चलेगा कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट है, कितने नंबर ऑफ वर्ब्स है, वरना उससे पहले नहीं हो सकता। अरे चच्चा क्यों परेशान कर रहे हो बच्चों को। चलो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, जल्दी खत्म करते हैं। तो यहाँ पे एवरीवन क्या हो जाएगा, एक सब्जेक्ट हो जाएगा। थाउट क्या हो जाएगा, एक वर्ब हो जाएगा। हैज स्टोलन क्या हो जाएगा, एक वर्ब हो जाएगा। तो मतलब देखो यहाँ पर एक सब्जेक्ट एक वर्ब पूरा हो चुका है, तो इसको भूल जाओ। आगे क्या है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब कंप्लीट हो गया, भूल जाओ। एक वर्ब वहाँ पे हैज स्टोलन एक्स्ट्रा बच रहा है, और जब कभी भी सेंटेंस में एक्स्ट्रा वर्ब बचता है तो क्या यूज करते हैं, ट्रिक मैंने बताया था ना प्लेसमेंट ऑफ हु और हुम में। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा हुम। क्या हुम के जगह पे क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। ठीक है चलो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। ये रहता है 31, बताइए। इंस्टेड ऑफ लेइंग ऑफ द वर्कर्स द कंपनी डिसाइडेड टू आस्क देम टू अवेल वॉलंटरी रिटायरमेंट। तो सीधा आंसर बताता हूँ क्योंकि डिलेज हो रहा है भाई इसमें। अवेल भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है, अवेल भी क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है। और ट्रांजिटिव वर्ब का रूल मैंने अभी क्या बताया था कि जब कभी भी टीवी हो, टीवी के बाद एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो फिर रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। ये इसका शॉर्टकट मैंने बता दिया, जाके चेक कर लेना, मैंने पूरा डिटेल्स बताया हुआ। तो दोनों में से एक होना चाहिए। यहाँ पे टू आ गया है तो गड़बड़ है, इसका मतलब है अवेल के बाद नाउन होना चाहिए, तो यहाँ पे वॉलंटरी आ गया है तो गड़बड़ है। यहाँ पे अवेल के जस्ट बाद यहाँ पे हो जाएगा क्या है, सब्जेक्ट। इंस्टेड ऑफ लेइंग ऑफ द वर्कर्स द कंपनी डिसाइडेड टू आस्क देम मतलब कौन, वर्कर्स को, तो यहाँ पे हो जाएगा themselves। जाके पूरा वीडियो देख लेना, ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब्स का मैंने पूरा पैटर्न बता रखा है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 32, बताइए इसका आंसर। द पर्सन हु आई मेट येस्टरडे वाज माई क्लासमेट। द पर्सन हु आई मेट येस्टरडे वाज माई क्लासमेट। तो क्या होगा सही आंसर, देखो देख लिए। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, फिर से हु और हुम है तो मैं हमेशा बोलूंगा पहले सब्जेक्ट को काउंट करो, एस हो गया, आई एस हो गया, मेट मेरा वर्ब हो गया, वॉज क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे वर्ब हो जाएगा। तो कितने सब्जेक्ट और कितने वर्ब, अरे यार दो सब्जेक्ट दो वर्ब, क्या हो गया, दो सब्जेक्ट दो वर्ब है। तो मेरे पास अगर दो सब्जेक्ट और दो वर्ब है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास पेयरिंग तो कंप्लीट हो चुका है। अगर पेयरिंग कंप्लीट हो गया तो एक्स्ट्रा वर्ब नहीं बचा, और अगर एक्स्ट्रा वर्ब नहीं बचा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे होम हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, होम हो जाएगा। इस चीज को याद रखना। द पर्सन होम आई मेट, द पर्सन होम आई मेट। चलो मैं थोड़ा ज्यादा ही देर रुक देता हूँ क्वेश्चंस पे, ब्लर हो जाएगा तो नहीं दिखेगा। हालांकि साउंड तो क्लियर ही जा रहा होगा मेरे ख्याल से। एनी ऑफ द टू फोटोज विच रिफ्लेक्ट द नेचुरल ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज वर्थ सेइंग। एनी ऑफ द टू फोटोज, तो आंसर पता बताओ क्या होगा। चलो मैं बताता हूँ। यहाँ पे नंबर्स क्या है बच्चे, यहाँ पे नंबर से दो। मैंने क्या बोला था, दो के लिए एनी नहीं लगता, एनी है तो यहाँ पे आइदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइदर हो जाएगा। अच्छा सपोज यहाँ पे नन होता, अगर सपोज यहाँ पे क्या होता, इस एनी के जगह पे क्या होता, नन होता, तो आप इसको काट करके फिर किस में रिप्लेस करते, नाइदर में रिप्लेस करते। ठीक है, एनी रहेगा, यहाँ लिख देता हूँ, एनी रहेगा तो आइदर में करना, एनी रहेगा तो आइदर में करना, नन रहेगा तो नाइदर में करना। एनी रहेगा तो आइदर में, नन रहेगा तो नाइदर में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, बताइए सही आंसर क्या होगा। पुट यू इन माई पोजिशन एंड यू विल रियलाइज द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन माई प्रोफेशन। चलो तो ये भी आसान क्वेश्चन है बाबू। जब कभी भी पुट दिखाई देना, पुट के बाद सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव यूज कर देना। तो यहाँ यू नहीं होगा, यहाँ पे योर सेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे योर सेल्फ हो जाएगा। पुट योर सेल्फ इन माई प्रोफेशन एंड यू विल रियलाइज द प्रॉब्लम्स। बोलते ना तुम तो भाई नोट छाप रहे हो, तो हम लोग बोलते हैं आओ भाई मेरे प्रोफेशन में बैठ के देखो
कि कितने कांटों वाले सैया पे लेटता हूँ मैं, बैठता हूँ मैं, तब जाके मेरी मेहनत दिखती है कि नहीं। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चंस पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर, आज मैं स्क्रीन से बाहर ही रहता हूँ थोड़ा, ठीक है। बताओ क्या होगा 35 का। द पार्टी चीफ एंड द चीफ मिनिस्टर एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज। चलो तो बता देता हूँ, देखो दो सब्जेक्ट है, मैंने बताया है जितने आर्टिकल्स उतने सब्जेक्ट, जितने आर्टिकल्स उतने सब्जेक्ट, जितने आर्टिकल्स उतने सब्जेक्ट। तो मेरे पास कितने आर्टिकल्स हैं, द पार्टी चीफ एंड द चीफ मिनिस्टर, दो लोग हैं तो हिज कैसे हो जाएगा, यहाँ पे देयर होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, देयर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, देयर होना चाहिए, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36 ये रहा, स्क्रीन बताइए। चलो आई होप आपने पॉज करके इसको देख लिया होगा। आइए बताता हूँ आंसर। एवरी बॉय, देखो एवरी के साथ तो सब कुछ सिंगुलर लगता है, ये चीज़ आप सभी को पता होना चाहिए, हालांकि पढ़ाया मैंने, एवरी के साथ सब कुछ सिंगुलर लगता है, लेकिन यहाँ पे एवरी बॉय है और एवरी गर्ल है, और यहाँ पे क्या यूज़ किया है, हिज का यूज़ किया। हिज तो लड़का के लिए यूज़ होता है, तो अगर मैं हिज रहने दूँ तो लड़कियाँ बुरा मान जाएंगी, और अगर हर कर दूँ तो लड़के बुरे मान जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि एक सिंगुलर और एक सिंगुलर, दो सिंगुलर मिलके प्लूरल बन जाते हैं, दो सिंगुलर मिलके क्या बनते हैं, प्लूरल बन जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एवरी गर्ल जो है, एवरी बॉय जो है, ये मिल करके प्लूरल हो जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। अगर सिर्फ एवरी बॉय होता तो हिज हो जाता, एवरी गर्ल है तो हर हो जाता, चूंकि दोनों है तो देयर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन 37 नंबर, बताइए सही आंसर। हिज एल्डर ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट देन हिम। चलिए तो ये बहुत अच्छा आंसर है, इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। जब कभी भी दो चीजों का कंपेयर होता है तो एक कहावत है कि रिश्ता बराबरी वालों में होता है, तो कंपैरिजन भी बराबरी वालों में होता है। जरा देखो तो यहाँ पे हिज एल्डर ब्रदर क्या है, हिज एल्डर ब्रदर जो है ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। हिज एल्डर ब्रदर क्या है, सब्जेक्टिव केस है। कौन सा केस है बच्चे, सब्जेक्टिव केस है। कैसे पता चला, इज लगा हुआ है, इज तो वर्ब, इज जो है वर्ब है, वर्ब सब्जेक्ट के साथ ही लगता है, इस चीज को याद रखिएगा। इज यहाँ पे वर्ब है, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के साथ लगता है, तो ये सब्जेक्टिव केस होगा डेफिनेटली। और अगर सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्ट का तुलना सब्जेक्ट से होना चाहिए। तो हम लोग बोलते हैं ना कि ही इज बेटर देन मी, ही इज बेटर देन मी, गलत है, सही आंसर क्या होगा, ही इज बेटर देन आई, ही इज बेटर देन आई होना चाहिए। तो लिख लो, इसका रूल ये होता है कि सब्जेक्ट का तुलना हमेशा सब्जेक्ट से करेंगे, ऑब्जेक्ट का तुलना हमेशा ऑब्जेक्ट से करेंगे, और पॉजेसिव का तुलना हमेशा पॉजेसिव से करेंगे। इस चीज को ध्यान में रखना। तो इसका मतलब है यहाँ पे हिम नहीं होगा, यहाँ पे ही हो जाना चाहिए था। तो देखो पढ़ के पूरा आंसर क्या हो जाएगा, हिज एल्डर ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट देन ही, हिज एल्डर ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट देन ही। 38 नंबर पढ़िए, बताइए क्या होगा। द मैनेजर ऑर्डर द वॉचमैन टू लेट द बॉयज एंड आई गो इन। तो ये तो आसान ही क्वेश्चन है भाई। चलो लेट मेरा एक वर्ब है, और वर्ब के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। मैंने क्लास प्रोनाउन जब स्टार्ट किया था उसी वक्त बताया था। तो यहाँ पे द बॉयज तो ऑब्जेक्ट है, द बॉयज क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन आई सब्जेक्ट है, तो आई को काटो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मी। तो द मैनेजर ऑर्डर द वॉचमैन लेट द बॉयज एंड मी गो इन, ये सही आंसर होगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन पे, बताइए क्या आंसर होगा। फिर से वही रूल है, बिटवीन यू एंड आई द सेक्रेटरी इज नॉट जेंटलमैन, बिटवीन यू एंड आई द सेक्रेटरी इज नॉट अ जेंटलमैन। देखो सही आंसर क्या होगा बाबू, मैंने ये भी बताया था कि जैसे वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो प्रेपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस ही होता है। तो यू तो ऑब्जेक्ट है, आई ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे मी हो जाएगा। तो बिटवीन यू एंड मी, ये सही आंसर है, बिटवीन यू एंड मी, ठीक है। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही यूज करते हैं। चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर 40, बताइए सही आंसर क्या होगा। इफ आई वर हिम आई वुड नॉट मिसबिहेव लाइक दिस। बोलते ना कि अगर मैं तुम्हारे जैसा होता या तुम्हारे जगह पे होता तो मैं ऐसे मिसबिहेव नहीं करता। चच्चा फिर शुरू हो गया ये, इसको तो आज मैं गोली मार दूंगा, परेशान कर दिया पूरे क्लास को, है कि नहीं। चलो देखो क्या होगा। तो इफ आई वर हिम, तो ये गलत है। अभी मैंने बताया था कि जब कभी भी आपके पास सब्जेक्ट हो, बी फॉर्म्स हो, तो हमेशा हम लोग सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, इट मस्ट बी ही। इफ आई वर ही आई वुड नॉट मिसबिहेव, इफ आई वर ही, ये सही आंसर हो जाएगा। अरे भाई 41, बताओ क्या सही आंसर होगा। सी अवेल्ड ऑफ, फिर से वही रूल, अवेल तो मैंने पढ़ा दिया था, तो देखो सही से। अवेल एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद नाउन चाहिए, नाउन नहीं है मुझे, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑफ के पहले सी अवेल्ड हरसेल्फ,
पूरा डिटेलिंग मैंने कर रखा है, जाके चेक कर लीजिएगा। सी अवेल्ड हरसेल्फ, ये सही आंसर है। नंबर 42, इंडिया एंड पाकिस्तान शुड कोऑपरेट विथ वन अनदर। अरे भाई क्या यार, क्या क्या क्वेश्चन तुम लोग सेट करते हो। क्या लिखा हुआ है, इंडिया एंड पाकिस्तान शुड कोऑपरेट विथ, हाँ ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान में ब्लर हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, तुम रहो ऐसे ही। इंडिया कोऑपरेट करता है भारत के साथ, ये पाकिस्तान के साथ, क्या मजाक करते हो यार। वी आर रेडी, 23 तारीख के रेडी हो रहे कोऑपरेट करने के लिए, दबा के पीटना है उन लोग को। देखो यहाँ पे मैच देखना, मजा आ जाएगा 23 को, है ना। इंडिया एंड पाकिस्तान शुड कोऑपरेट विथ वन अनदर, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा बाबू, दो लोग है ना, तो वन अनदर कैसे हो जाएगा, यहाँ पे ईच अदर होना चाहिए। क्या होना चाहिए था, ईच अदर होना चाहिए था। देखो कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं ना, चीजें पढ़ लोगे तो फिर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपके। मैं चाहूंगा इस सारे क्वेश्चंस कॉपी पे लिख करके प्रैक्टिस करो आप लोग सोचते हो यार कॉपी खत्म हो जाएगा, क्या दिक्कत है। चलो 43rd क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट्स एंजॉय ड्यूरिंग द हॉलीडेज। हाँ फिर से एक ट्रांजिटिव वर्ब का रूल है, पॉज करो और समझो। सो आई थिंक अब रिज्यूम करो और देखो बाबू, मैंने बताया था इंजॉय भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद नाउन होना चाहिए था, नाउन नहीं है तो क्या लगाना है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है। तो दिक्कत ये है कि सर बी के पास करूं या ये सी के शुरुआत में करूं, तो ऐसे क्वेश्चन जब एंड हो जाता है समझ आना ये सही है, इंजॉय तो सही है ना, तब तो रोक दिया गया, इसके बाद लगना चाहिए था, तो सी के पहले हो जाएगा, ड्यूरिंग के पहले हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देमसेल्व्स हो जाएगा, देमसेल्व्स, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे देमसेल्व्स हो जाएगा। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स एंजॉय देमसेल्व्स। चलिए मूव ऑन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 44, बताइए सही आंसर क्या होगा। द कमिटी वर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, ये तो कलेक्टिव नाउन का है, बताइए। अब ये हिले या कुछ करे, मुझे प्यास लग गया, मैं इधर आ गया हूँ, लेट मी ड्रिंक सम वाटर। चलो आई होप पॉज करके समझ लिए होंगे। कमिटी कैसा वर्ड है, कमिटी कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, इस चीज को याद रखना, लेकिन ये कभी कभी प्लूरल भी हो जाता है। अब ये प्लूरल होता कब है, जब कमिटी के अंदर डिस्प्यूट पड़ जाए, कमिटी के अंदर क्या हो जाए, डिवीजन आ जाए, तो साफ साफ डिवाइडेड भी तो लिखा हुआ है, डिवाइडेड मतलब क्या, सेपरेशन, और ऐसी परिस्थितियों में सब कुछ प्लूरल हो जाएगा। देखो यहाँ पे प्लूरल है, वर लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, इस भाई साहब को इट्स को हटा करके खाली यहाँ पे देयर कर लो। तो द कमिटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन रिगार्डिंग दिस इशू, ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चंस पे। ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 आपके स्क्रीन पे, बताइए सही आंसर क्या होगा। कि द किंग वाज अवेयर ऑफ हिज एबिलिटीज एंड देयरफॉर मेड देम द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द किंगडम। रेडी, चलो देखो क्या सही आंसर होगा। So the king was aware of his abilities and therefore made them the administrator of the kingdom। तो आसानी क्वेश्चन है भाई, देखो the king was aware of his abilities, मतलब एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है his abilities, उसको उसके एबिलिटी पे भरोसा है, इसलिए therefore, इसलिए made बनाया उसको, not them, किसको, his को ना बनाया भाई, तो them नहीं होगा, अगेन यहाँ पे हो जाएगा made him हो जाएगा, क्या हो जाएगा, made him the administrator of the kingdom। देम मतलब बहुत सारे लोग हो जाएंगे, इसमें साफ साफ लिखा है कि उसकी योग्यता पे भरोसा था इसलिए उसको एडमिनिस्ट्रेटर बना रहा है। तो देख रहे हो कितना ट्विस्ट कर रहा है, एक बच्चों वाले कंसेप्ट से कितना लेंथी क्वेश्चंस क्रिएट कर सकता है ये। इसलिए भाषा का एक सटीक ज्ञान होना बहुत जरूरी है जब कभी भी प्रोनाउन पढ़ते हो। तो अब यही सारी चीज बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग करेगा ना, तब जाके बड़े चैप्टर्स को सीख पाओगे। चलिए यहाँ से थोड़े से आपको दिखेंगे लेंथी क्वेश्चंस, बैंक लेवल के क्वेश्चंस 5, 6, 7, हालांकि कॉन्सेप्ट तो सब जगह एक ही है, हर जगह एक ही क्वेश्चन आते हैं, बस लेंथ पे डिपेंड करता है। I tried to tell him a number of times that it was only me at the door, but he kept on shouting and suspecting it to be one of the men of the club। तो ये तो भाई लेंदी क्वेश्चन है, तो फिर भी आंसर तो दिख गया होगा आप सभी को। देखो क्या बाबू, अभी वही कंसेप्ट बार बार रिपीट हो रहा है, इट सब्जेक्ट, बी फॉर्म्स, मी नहीं होगा, यहाँ पे आई हो जाएगा। दैट इट वाज, इट्स मी, नॉट इट इज आई, इट्स नॉट मी, इट्स आई। ओके, चलिए देखो क्या सही आंसर होगा। चलिए देखिए क्या सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 47। ये शुरू हो गया फिर, भाई रुक जा, हाँ कुछ देर रुक गया। चलो बताओ क्या होगा 47, आसान क्वेश्चन है ये भी, पॉज करो, अटेम्प्ट करो और देखो क्या होगा। चलिए आई होप समझ गए होंगे आप लोग, ये दिक्कतें बढ़ती जा रही है, मैं इसको जल्दी 50 क्वेश्चन एंड करते हैं हम लोग। देखो कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट नहीं हो सकता, तो माई सेल्फ कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकता,
इस चीज को याद रखिएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी बोलते हो, जैसे बोला आई एम गोइंग टू मार्केट, तो बोल पाओगे माई सेल्फ एम गोइंग टू मार्केट? सर क्या मजाक कर रहा है, ऐसे होता है क्या? तो वही तो बोल रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब है बच्चे यहाँ पे ये जो माई सेल्फ दिख रहा है, इट शुड बी व्हाट, इट शुड बी आई, इट शुड बी आई। माई फादर एंड आई आर ग्रेट फॉलोअर्स ऑफ द टेनेंट्स। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। ये रहा, बताओ क्या होगा। अब बड़े क्वेश्चन देके भागना मत, बताओ क्या होगा। As such, banks play an underappreciated role in the economy to some extent. Bank loan officer decided whom project. तो देखो आप सभी को पता है कि प्रोजेक्ट क्या है, एक थिंग है। प्रोजेक्ट क्या है, एक थिंग है बच्चे। तो थिंग के लिए आप होम का यूज करोगे? होम का यूज सही करना है क्या? नहीं बाबू, यहाँ पे थिंग के लिए हम लोग विच का यूज करते हैं। थिंग के लिए किसका यूज करते हैं? विच का। जाके चेक कर लेना, मैंने बताया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 49। बताइए। राहुल सेज वन मस्ट नॉट रिवील देयर प्लानिंग ऑफ करियर टू ऑल। उफ, बताओ क्या होगा। रेडी? आओ देखो क्या होगा। तो राहुल सेज वन मस्ट नॉट रिवील, तो यहाँ पे क्या है, कोई इंसान को अपने प्लान को रिवील नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे देयर नहीं होगा, वंस हो जाएगा, क्योंकि वन का ऑलरेडी है तो दूसरे से सहारा क्यों मांगेगा? जब मेरे पास खुद का बाइक है तो मैं दूसरे का बाइक क्यों मांगूंगा? अब बोलोगे सर टेस्ट करने के लिए दूसरे का गाड़ी। अरे भाई इमरजेंसी पड़ती है, अपनी बाइक है अपने ही चलाएंगे। तो वन के पास खुद का केस है तो देयर का यूज क्यों करेगा? वरना तुम लोग बहुत ही लॉजिक सोचते हो भाई। सो लास्ट क्वेश्चन द डे, मेरे ख्याल से 50वां क्वेश्चन, इसके बाद नहीं है। बताइए क्या होगा। द स्टूडेंट हु यू थॉट सो हाई ऑफ हैज फेल्ड टू विन द फर्स्ट प्राइज। पॉज कर लो और बताओ। चलो मैं बताता हूँ क्या होगा। सो द स्टूडेंट क्या होगा बच्चे? सब्जेक्ट हो गया। यू क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। थाउट क्या हो गया? वर्ब हो गया। हैज फेल्ड क्या हो गया? वर्ब हो गया। अब तो कुछ है नहीं, तो दो सब्जेक्ट दो वर्ब क्या है? दो सब्जेक्ट दो वर्ब, पेयरिंग तो हो गया, कोई एक्स्ट्रा वर्ब नहीं बचा। तो इसका मतलब है यहाँ हु नहीं होगा, होम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होम हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा मेरी तरफ से 50 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा ये सारी चीज़ें, और अगर समझ में आ गया तो आप लोग ये अच्छे से नोट पेपर पे नोट डाउन कर लेना और रिपीट करना भाई। मैं भी रिपीट करता रहूंगा क्वेश्चन बीच बीच में चैप्टर वाइज, ताकि आपकी जो रेगुलरिटीज है वो मेंटेन हो और आपके अच्छे स्कोर बन पाए एग्जाम्स। ठीक है, चलिए तैयारी करते रहिए। अगले चैप्टर से मिलते हैं। 2 चैप्टर हम लोगों ने खत्म कर लिया है। नाउन चैप्टर प्लस एमसीक्यू, प्रोनाउन चैप्टर प्लस एमसीक्यू एंड हो चुका है। अब बारी है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की, इसके बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो आई होप आप सब इंजॉय कर रहे हो सेशन को, देखो अच्छे से। ठीक, चलो मिलते हैं अगले क्लास में। टिल देन जय हिंद।